अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे फर्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसे बोलते हैं? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम इट्स गैशियस एटम टू फॉर्म एन आयन। कि अगर हमारे पास कोई भी एटम है वो गैशियस फॉर्म में जब होगा तो बच्चे उसके वैलेंस शेल से, उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये चूँकि इस रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो फिर ये कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज, जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, उसके साथ हम कौन सा साइन डालेंगे? प्लस का साइन डालेंगे। ये प्लस का साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। अब बच्चे देखते हैं मैग्नीशियम की एग्जाम्पल दी गई है। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो कि हम फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं तो बच्चे चार्ज क्या आ जाएगा? +1। ये +1 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अब नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्या होंगे? कम हो गए। कैसे? बच्चे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर जब ये न्यूट्रल होगा तो बच्चे उस वक्त इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो रिमेनिंग प्रोटॉन तो वही 12 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। तो चूँकि एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो चार्ज क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अगली बच्चे बात यह है कि जब भी हमने किसी चीज़ में से, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो फर्स्ट हमने उसे गैशियस स्टेट में ही कन्वर्ट करना है। मीन अगर वो लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म है तो फर्स्ट उसको हम कन्वर्ट करेंगे गैशियस फॉर्म में, और फिर जब वो गैशियस फॉर्म में आ जाएगा तब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। और इसका एक बच्चे और फ़ायदा क्या होता है कि जब गैशियस फेज़ के अंदर वो एटम होगा तो बच्चे उस वक्त गैशियस फेज़ के अंदर वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर कोई किसी किस्म के बच्चे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर फिर एक्ट नहीं कर रही होती। और इसी वजह से आयोनाइजेशन इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। कि बच्चे जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है ये हमें एटम के स्टेबिलिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। अब यहाँ पर इस डायग्राम को अगर आप और से देखें तो वैलेंस शेल में से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं, चार्ज क्या आ रहा है? उसके ऊपर +1 आ रहा है, और ये आयन बन गया, ये भी गैशियस स्टेट के अंदर है, और जिस एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो भी गैशियस स्टेट के अंदर है। अब बच्चे नेक्स्ट अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। बच्चे एटॉमिक रेडियस जितना कम होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और जितना रेडियस बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा दूर होंगे, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो फिर जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी क्या होगी? कम होगी। मीन जिसका एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेकिन जब एटॉमिक रेडियस ने इंक्रीज़ होना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ने डिक्रीज़ हो जाना है। नेक्स्ट बच्चे हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियर चार्ज इतना इंक्रीज़ होता जाएगा तो बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी इंक्रीज़ होती रहेगी, तो जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा। नेक्स्ट बच्चे शील्डिंग इफेक्ट की बात करें। शील्डिंग इफेक्ट हम बोलते बच्चे किसी हैं? द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अगर ये हमारा लेट्स सपोज मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ पर बच्चे ये वैलेंस शेल है, अब जो दरमियान वाले ये दो शेल हैं ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको स्क्रीन कर रहे हैं, उसको शील्ड कर रहे हैं। मीन ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो बच्चे शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, उनको निकालना उतना आसान होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो उस वक्त फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास नेचर ऑफ द ऑर्बिटल है। हमारे पास 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D, F। वैसे ये सब शेल है। S के अंदर फिर एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं, और F के अंदर हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब बच्चे अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो सबसे छोटा साइज़ S का होता है, उससे बड़ा P का, उससे बड़ा D का, और सबसे बड़ा F का। तो जिसका साइज़ जितना बड़ा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा। मीन जो S ऑर्बिटल होंगे उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और F के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि F का साइज़ बड़ा होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो जब पीरियड के अंदर हम फ्राम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। क्यों होती है? अभी हम रीज़न की बात करें तो जो मेन रीज़न इसके अंदर आती है वो ये आती है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है? वो
वो डिक्रीज़ होता है। अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम टॉप से बॉटम नीचे की तरफ आएँ ग्रुप के अंदर तो बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि एटम का साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़। तो फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता रहेगा। और यहाँ पर बच्चे वही पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ट्रेंड को बताया गया। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। बच्चे क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रोटॉन नंबर क्या होता रहता है? इंक्रीज़। और ये बात याद रखना कि बच्चे शेल के अंदर पीरियड के अंदर जो शेल नंबर होता है इट विल आल्सो रिमेन सेम। जब भी हमारा कोई पीरियड शुरू होगा, विच इज लेट्स सपोज अगर ये पीरियड नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है तो जो फर्स्ट इस पीरियड का एलिमेंट होगा उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जैसे ही इस पीरियड ने कंप्लीट होना है तो उसका वैलेंस शेल भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और जो पीरियड नंबर होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं। अगर वो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके अंदर 2 टोटल शेल होंगे, और पीरियड के अंदर जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो शेल नंबर रिमेन सेम। तो मतलब जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं शेल सेम है, उसके अंदर जस्ट प्रोटॉन नंबर क्या होने हैं बच्चे? इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। तो एटॉमिक साइज़ जितना कम होगा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर इस तरह हम ग्रुप की बच्चे बात करें, जब डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे तो बच्चे हालांकि ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप मूव करने से भी प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होता है, लेकिन वहाँ पर बच्चे चूँकि जो है वो 1 बाय 1 वो शेल नंबर वो इंक्रीज़ हो रहा है, सक्सेसिव शेल ऐड होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे मूव करते जाएंगे, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, उनको निकालना आसान होगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? वो कम होगी। और सब बच्चे और हमने कहा था कि जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो बच्चे शील्डिंग इफेक्ट भी फिनोमेना आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, और आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती जाएगी? वो डिक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर की हम बात करते हैं बच्चे। ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 6 ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं इसको बात देख लेते हैं। अब बच्चे देखिए यहाँ पे मैंने पहले ग्रुप नंबर 2 का एक एलिमेंट ड्रा किया है। लेट्स सपोज हमारे पास आ गया बच्चे बेरिलियम मैग्नीशियम, सॉरी एक मिनट, सोडियम ये ग्रुप नंबर 1 का है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का है, और इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये ग्रुप नंबर 3 का। अब हमने तो ये कहा कि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो फिर अब होना तो ये चाहिए कि एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होनी चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि जो एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो मैग्नीशियम से कम होती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। तो ऐसा क्यों हुआ? हालांकि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन वो कम होती है। क्यों कम होती है? इस वजह से बच्चे देखें, जब हम ग्रुप नंबर 2 से 3 के अंदर जाते हैं तो ग्रुप नंबर 2 का जो वैलेंस शेल होता है बच्चे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो s ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप नंबर 3 के अंदर जाएंगे, ये p ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनका जो वैलेंस का जो शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे वो p सब शेल के अंदर होगा, ये p ऑर्बिटल के अंदर होगा। अब हमने कहा था कि s की निस्बत p में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्यों? क्योंकि बच्चे उसकी पेनिट्रेशन पावर भी कम होती है, उसका साइज भी क्या होता है? बड़ा होता है, जिस वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज होती जाएगी। अब ग्रुप नंबर 5 ग्रुप नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अब मैंने ग्रुप नंबर 5 में लिख दिया बच्चा नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 6 में क्या लिख दिया है? ऑक्सीजन। अब ग्रुप नंबर 5 की लेट्स सपोज ये नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। जब इसके बच्चे px py pz की बात करेंगे तो तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी ग्रुप 5 वाले होंगे उनके इस p के अंदर बच्चे कितने? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा था कि जब ये तीनों जो हैं p के ऑर्बिटल जब ये हाफ फील्ड होंगे तो बच्चे ये स्टेबल होंगे। तो अब ये चूँकि ये स्टेबल हैं, ठीक है, अब जब जैसे ही हम ग्रुप नंबर 6 में मतलब ऑक्सीजन के अंदर नेक्स्ट मूव करेंगे तो अब ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना है, तो अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस px को क्या कर देगा? कंप्लीटली फील्ड। अब px में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया है। इस वजह से ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी? वो कम होगी। नाइट्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बच्चे मैंने कहा क्यों कम होगी? क्योंकि नाइट्रोजन के केस के अंदर वो जो p ऑर्बिटल थे वो स्टेबल फॉर्म के अंदर थे, वो हाफ फील्ड थे। लेकिन चूंकि अब ऑक्सीजन के अंदर जैसे एक इलेक्ट्रॉन नया ऐड हुआ तो px के अंदर उन्होंने पेयरिंग किया, जब पेयरिंग करेंगे तो वो रिपेल करेंगे, जिस वजह से ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। बच्चे अगर हम सेकंड
इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पर ये +1 भी आना था कि अब मैग्नीशियम +1 है, जब उसमें से हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर जारी बात है जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट की निस्बत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्रोटॉन ज़्यादा थे वो, तो वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को मोर पावरफुली अट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना पहले की निस्बत क्या होगा, मुश्किल होगा। अब मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 1450 किलो जूल पर मोल। इसके थर्ड कितनी है बच्चे, 7730 किलो जूल पर मोल। अब बच्चे ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉन मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो बच्चे न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को और उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। अब बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है जिनमें मेटालिक करैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो बच्चे वो सारी की सारी मेटल होंगी। वैसे में बात करें तो मेटल जो होती है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इस तरह अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो बच्चे नॉन मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, और जिनकी इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो बच्चे वो मेटलॉइड होंगे। उसके अलावा बच्चे एक और हमने बात करनी है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जो हमें एटम एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। देखिए जब भी दो आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा आएगा तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब हम जो इलेक्ट्रॉन को निकालना जा रहे हैं वो कंप्लीट शेल से निकालने जा रहे हैं। आपको इधर एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चे, मैग्नीशियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला 738 थी, दूसरा निकाला 1450 थी, जब थर्ड निकाल रहे हैं तो अब आयनाइजेशन कितनी आ गई 7730। तो सेकंड और थर्ड में देखिए बच्चे कितना ज़्यादा गैप आ रहा है, तो ये गैप इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो थर्ड बार आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं वो वैलेंस शेल में से कर रहे हैं, सॉरी वो उसके जो कम्प्लीटली फील्ड था ना उसमें से रिमूव करने जा रहे हैं, तो फिर उसके वैलेंस के अंदर कितने होंगे बच्चे, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोबारा सुन लें, अब यहाँ पर चूंकि सेकंड और थर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ बच्चे सोडियम की। जब सोडियम केस में आप देखेंगे तो सोडियम केस के अंदर उसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा गैप होगा, तो वो गैप इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 मीन उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जिधर गैप ज़्यादा आ जाएगा तो आपने समझना कि उससे जो पहले वाले हैं वो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, और फर्दर जहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगी तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब आप उसके कम्प्लीटली फील्ड शेल में से निकाल रहे हो। नेक्स्ट बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। जब भी वही बात कि गैसियस एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे एनर्जी क्या हो रही है, वो रिलीज हो रही है। जब उसके पार्शियली फील्ड या उसके एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर देखें इसका साइन हमने क्या डाल दिया, नेगेटिव डाल दिया। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, मेजर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बच्चे आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। दोबारा सुन लें कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन एक और बच्चे बात और भी याद रखनी है कि हमारे पास ये जो आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ये जो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो बच्चे वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन जब हम सेकंड आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो जब ऑक्सीजन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, हमने कह दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जब उसी यूनी नेगेटिव आयन के अंदर जब हम फर्दर सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसको O2 -2 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन हमने पहले जो है वो ऐड कर दिया, उस पर चार्ज बचे -1 आ गया, एनर्जी रिलीज होगी। अब हम ऑक्सीजन के अंदर ना दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं, मीन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -2। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बच्चे चूंकि ऑलरेडी वो यूनी नेगेटिव फॉर्म में है, ऑलरेडी उसके ऊपर चार्ज -1 है, तो उस -1 चार्ज का इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जब फर्दर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करेंगे तो बच्चे जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग को क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, तो जिसकी वजह से अब उसको ऐड करने के लिए हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। दोबारा सुन लें, क्योंकि बच्चे देखें ना यूनी नेगेटिव के अंदर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं, तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करेंगे। जब वो उसको रिपेल करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि उसको वहाँ पर ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो क्या होती है, वो पॉजिटिव के अंदर होती है, और हम बोलते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बच्चे इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो भी किस पर डिपेंड करती है बच्चे, वो भी न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा। बच्चे रेडियस जितना कम होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा। शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा। लेकिन जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जितना वैलेंस शेल और बचे न्यूक्लियस उनके जितना फासला बढ़ता जाएगा, तो फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। और बच्चे हमारे पास देखें यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी डिक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। अब इसके ट्रेंड की बात करें तो जब वही सेम है कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और अगर टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, लेकिन अगर बॉटम से टॉप जाएंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अब इसकी वेरिएशन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी सारा बता दिया कि जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, चूँकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, शुरू के अंदर बच्चे क्या होती हैं, अल्कली मेटल्स होती हैं, तो अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, कम। लेकिन जैसे हम उस पीरियड के एंड के ऊपर पहुँचते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 7 तक पहुँचते हैं, हैलोजन तक पहुँचते हैं, तो बच्चे हैलोजन के हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उनका साइज़ कम है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब बच्चे इस तरह अगर हम बात करें ग्रुप की बात करें, जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, क्यों इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के मन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, जिस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ग्रुप के अंदर कम होती जाएगी। यहाँ पर बच्चे एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखिए बच्चे ग्रुप नंबर 7 के अंदर ऊपर फ्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है। हमने तो ये कहा कि डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, तो होना क्या चाहिए कि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से। लेकिन एक्चुअली क्या होती है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। बच्चे रीज़न क्या है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर जस्ट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 7 इलेक्ट्रॉन एक थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड नहीं होने देते, उसको रिपेल करते हैं। जब उसको रिपेल करेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ नहीं होगी, मीन उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, वो क्लोरीन की निस्बत कम होगी। इस तरह और एबनॉर्मल बिहेवियर बच्चे कौन शो करता है, ग्रुप नंबर 2 वाले। क्योंकि ग्रुप नंबर 2 वाले देखिए इनके जो वैलेंस शेल के अंदर जो एस सब शेल होगा वो कंप्लीट होगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, वो स्टेबल है, वो रिपेल करेगा, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। इस तरह ग्रुप नंबर 5 की बात करें, मैं भी आपको नाइट्रोजन की बात बताई थी बच्चे। नाइट्रोजन में चूंकि वो PX PY PZ तीनों में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्टेबल हैं, तो इस वजह से वो भी आसानी से वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करवा सकते, जिस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। ग्रुप नंबर 8 की बात करें बच्चे, ये वैसे हमारे पंदोबल गैस इनका ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देंगी, तो इनकी भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो क्या होती है, जो कम होती है। तो यहाँ पर मतलब एक्सेप्शन हमारे पास 3 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 8। तो जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इनकी जो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होगी, वो कम होगी, और ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट बच्चे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करें। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हम किसे बोलते हैं, देखिए हमारे पास कोई भी दो एटम है, उनके दरमियान क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। तो अब इस बच्चे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोलते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना ज़्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन अगर जो बॉन्ड है वो सेम एटम के दरमियान बनेगा, तो बच्चे जितनी अब हाइड्रोजन इसको इधर खींचेगी उतनी हाइड्रोजन इसको इधर खींचेगी। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो इक्वली हो रही है। जब इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मतलब वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस का वैल्यू जो वो जीरो होगी, तो फिर वो जब वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा और उसके ऊपर कोई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोल नहीं आएंगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं HF की बात करूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो बस फ्लोरीन की बच्चे चूँकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी, हाइड्रोजन कम खींचेगी, तो फ्लोरीन पर चार्ज जो है वो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आता जाएगा। और बच्चे जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो फ्लोरीन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इसी वजह से फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आता जाएगा। और बच्चे जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जीज ऑफ देयर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। जब उनको डिफरेंस लेंगे तो वो हमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू देता है। और बच्चे ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू जो है ये बच्चे पॉलिंग साइंटिस्ट ने दी थी, और उसने एक वो आर्बिट्रेरी जब उसने स्टैंडर्ड बनाया तो उसने स्टैंडर्ड के अंदर फ्लोरीन को उसने आर्बिट्रेरी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू वो 4 दे दी थी। और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, 4 होती है, और सबसे कम सीजियम की होती है, आई थिंक वो 0.7 होती है। ठीक है, और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में से जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है। अब बच्चे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस की। अगर किसी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0.4 या उससे कम होगा तो वो बॉन्ड नॉन पोलर है। बच्चे याद रखना, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.4 का। हालांकि डिफरेंस है लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0.4 भी है फिर भी बॉन्ड नॉन पोलर है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन पर कोई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जो है वो चार्ज अपेयर नहीं होगा। लेकिन
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा होगा, 1.8 से कम होगा, तो वो बॉन्ड क्या होगा, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज़्यादा हो गया तो बच्चे हमारे पास क्या होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पर एग्जांपल बच्चे देख लें, NaCl है, 1.8 से ज़्यादा है तो ये आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पर देखें 0.4 से ज़्यादा है, 1.8 से कम है तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो बच्चे जस्ट 0.4 का है तो ये हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बच्चे वेरिएशन की बात करें तो इसका वेरिएशन बच्चे जो है वो बिल्कुल जो है वो बच्चे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह ही है, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही है कि जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो इंक्रीज़ होती है और ग्रुप के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, वो डिक्रीज़ होती है। उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बच्चे डिफरेंस होता है, इट कैन बी आल्सो रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बॉन्ड सच एज डाइपोल मोमेंट्स एंड द बॉन्ड एनर्जी। बच्चे जितना बॉन्ड डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो जो बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि वो बॉन्ड क्या हो गया, वो पोलर नेचर का हो गया। वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वैल्यू जीरो मतलब होगी, डिफरेंस दोनों के अंदर जीरो होगी, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड नॉन पोलर होगा। तो फिर इस वजह से इसकी जो बच्चे बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है तो वो रफली उसके अंदर बच्चे इक्वल कंट्रीब्यूशन है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की। अगर 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो फिर वो प्योरली आयनिक बॉन्ड होगा। बच्चे यहाँ पर देखें ये डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है सब जगह किसके, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन का 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5 और एस्टेटिन 2.2। डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट बच्चे हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी हम किसे बोलते हैं, देखें जब भी बच्चे हमने कहा था कोई भी दो आइटम मिलते हैं बॉन्ड बनाते हैं तो उससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर फिर हमने उस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो फिर भी हमें उतनी ही एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। फिर हम बॉन्ड एनर्जी किसे बोलते हैं, इट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। बच्चे जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर बॉन्ड कितने होंगे, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे। तो फिर इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ बॉन्ड उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं। और बच्चे इसको मेजर कहाँ पर करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो रूम टेम्परेचर जो है इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 298 केल्विन आएगा। एंड द इंथैल्पी चेंज इन स्प्लिटिंग अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कंपोनेंट एटम इज कॉल्ड द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको मेजर किसके अंदर करते हैं, किलो जूल पर मोल के अंदर। और अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एनर्जी रिक्वायर है कितने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ का एक मोल ले रहे हैं और एक मोल के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे। फिर अगर हम बात करेंगे कि अगर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे तो फिर इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। मतलब एवोगैड्रोज नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। अगर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ बॉन्ड को हमने तोड़ना है तो इतनी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब बच्चे यहाँ पर देखें ये टेबल बच्चे बहुत 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 ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, पीएमसी के एग्जाम के लिहाज से इसको आपने ज़रूर करना है। मतलब आपने इसको याद कैसे करना है, इसके ना अलग अलग पार्ट्स बना लें। जैसे यहाँ पर देखें कार्बन टू कार्बन के 3 लिखे हुए, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसकी वैल्यू याद रख लें। इस तरह अगर आप बच्चे यहाँ पर देखें सल्फर सिंगल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे इनको अलग अलग करके देखें, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो फिर इनके बच्चे आपने अलग करके तो इनके आपने जो है वो इनकी बॉन्ड एनर्जीज आपने ज़रूर याद रखनी है। अब बच्चे बॉन्ड एनर्जी के अंदर हमने एक बात ये करनी है कि जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड बचे होंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सिंगल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा होती है। लेकिन जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी वो सिंगल की निस्बत डबल कभी भी नहीं होगी। इस तरह जो ट्रिपल है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सिंगल से थ्राइस से कभी भी नहीं होगी। और हमें बच्चे ये भी पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड निस्बत जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। और जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है चूँकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो नॉन पोलर की निस्बत ज़्यादा होगी। बच्चे यहाँ पर देखना ये सिंगल बॉन्ड से जब डबल बॉन्ड में जा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उसका डबल नहीं हो रही। सिंगल बॉन्ड से जब ट्रिपल बॉन्ड में जा रहे हैं फिर भी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उसका थ्राइस नहीं हो रही। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं, एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बच्चे इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, 435 किलो जूल पर मोल। या हम ये भी कह सकते हैं, अब दोनों हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज होगी। क्लोरीन टू क्लोरीन कितनी बची होती है, 222 किलो जूल पर मोल। और HCl की कितनी है, 431 किलो जूल पर मोल।
लास्ट बच्चे हम बात करते हैं आयनिक करैक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी की। देखें बच्चे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। इस तरह बच्चे इनका जो आयनिक करैक्टर है उनके साइज़ पे भी डिपेंड करता है और उनकी बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब जो बॉन्ड जितना छोटा होगा तो उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा और फिर उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अब बच्चे यहाँ पर ये टेबल अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो डिफरेंस है वो भी बताया गया। और यहाँ पर हमने जो बात कर रहे हैं बच्चे वो HX की बात कर रहे हैं, एसिड हैलाइड की बात कर रहे हैं, HCl की बात कर रहे हैं, HF की बात कर रहे हैं, ठीक है, HI की बात करें। अब अगर आप गौर से बच्चे देखें तो देखें ये हैलोजन की जो आपस मतलब जैसे फ्लोरीन टू फ्लोरीन है, क्लोरीन टू क्लोरीन, इनकी जो पहले बॉक्स में इनकी अपनी वैल्यूज़ दी गई हैं, मतलब फ्लोरीन टू फ्लोरीन या यहाँ पर क्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन टू ब्रोमीन, आयोडीन टू आयोडीन, ठीक है। फिर अगर उसके मुताबिक अगर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो इतनी आएंगी, लेकिन जब हम उन्हें जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे उनकी जो एक्चुअल आएंगी बच्चे, ऑब्जर्व जो आएंगी वो बहुत ज़्यादा आएंगी। अब क्यों होते हैं अभी हम इसके रीज़न पर बात करते हैं। और इनकी कैलकुलेटेड और जो ऑब्जर्व्ड हैं उनको अंदर ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम HF से HI की तरफ जाएंगे तो वो डिफरेंस क्या होता जा रहा है, वो डिफरेंस बच्चे कम होता जा रहा है। अब ये डिफरेंस आता है क्यों है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड एनर्जीज हैं और कैलकुलेटेड हैं उनमें वो डिफरेंस क्यों आ रहा है बच्चे, दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक्चुअली होता क्या बच्चे कि देखें HF और HI, मैंने आपको ये बताया कि HF के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था, और HI के अंदर वो जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था जो कैलकुलेटेड आ रहा था वो उसकी निस्बत जो एक्सपेरिमेंटली था वो मतलब ज़्यादा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब जो डिफरेंस की हम बात करें ना, ये डिफरेंस ये 8, मतलब इसके अंदर डिफरेंस थोड़ा कम आ रहा है, इधर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बच्चे रीज़न क्या, रीज़न ये है कि HF के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और HI के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो आयोडीन है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो जो कि HF के अंदर जो बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैलकुलेटेड से बहुत ज़्यादा होती है। जब हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बच्चे यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखें बच्चे, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर है, -436 किलो जूल पर मोल। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी रिक्वायर है कितने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर हम पर बॉन्ड निकालेंगे तो बच्चे इसी को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 72.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 किलो जूल। अब बच्चे ये दो हाइड्रोजन क्या है, अगर हमने एक हाइड्रोजन को निकालने तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू आ गई है। अब आ जाए क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन की बच्चे एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 240। अब ये 2 क्लोरीन की है। अब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पर बॉन्ड मालूम करनी है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे फिर जब वो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एक क्लोरीन की आ जाएगी, वो कितनी है 19.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब हमने क्या करना है कि हमने जो हाइड्रोजन की एनर्जी पर बॉन्ड निकाली है वो क्लोरीन की जो एनर्जी पर बॉन्ड निकाली है वो उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब उन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके उसको एवोगैड्रोस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो कैलकुलेटेड जो बॉन्ड एनर्जी आ रही है HCl की वो कितनी आ रही है 337.96। लेकिन जब चीज़ इसकी हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 430। मतलब आप देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेटेड के लिहाज से 337.96 किलो जूल पर मोल आ रहा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है वो कितना आ रहा है 431 किलो जूल पर मोल। तो बच्चे ये डिफरेंस क्यों आया, मतलब ये जो ऑब्जर्व्ड जो बॉन्ड एनर्जी थी इतनी ज़्यादा क्यों आई है कैलकुलेटेड की निस्बत, इसकी रीज़न क्या है बच्चे, रीज़न ये है कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है जिस वजह से HCl बॉन्ड वो स्टेबल हो जाता है और उसके स्टेबल की वजह से उसके अंदर बच्चे आयनिक करैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से उसकी जो कैलकुलेटेड एनर्जी होती है वो उसकी जो है वो उसकी जो उसकी ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी होती है वो कैलकुलेटेड निस्बत क्या होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम HF से HI की तरफ जाएंगे तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता जाएगा, वो डिफरेंस कम होता जाएगा। क्यों, वो डिफरेंस इसका एनर्जी का डिफरेंस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता जा रहा है वो कम होता जा रहा है। और बच्चे नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि जो बॉन्ड एनर्जी होगी बच्चे वो ट्रिपल बॉन्ड की वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। ठीक है, अब इस तरह डबल बॉन्ड की बात करें तो उसकी बॉन्ड एनर्जी है, मतलब इनका ये ट्रेंड बताया गया किसके लिहाज से, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से, कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, उससे कम डबल बॉन्ड की और इससे कम सिंगल बॉन्ड की। रीज़न क्या है, इनकी रीज़न बॉन्ड लेंथ है। अगर बॉन्ड लेंथ का बनाएंगे तो उसको उल्ट कर दें, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है इसी वजह से तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। और इस तरह कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में आपने क्या डालना है, इनवर्स रिलेशन डालना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।